वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ। औरंगाबाद मेरी पैदाइशी जगह है। मैं यहाँ पर पैदा हुआ था और मेरा ननियाल सारा यहाँ पर है। तो यहाँ पर मैं पिछले 2 दिन से हूँ और यहाँ पे सारे रिश्तेदारों से मुलाकात कर रहा हूँ, अपने मदर के साइड, अंकल्स, आंटीज, कजन्स। और बड़ा अच्छा लगा कि सब लोग आर हैप्पी, डूइंग वेल, और मतलब दे आर थ्राइविंग एंड ग्रोइंग। फैमिली की साइजेस बढ़ रहे हैं, बच्चे भी हैं। सो इट वाज वेरी नाइस टू मीट ऑल ऑफ देम। आज मैं आपसे इस मजमून पे बात करूंगा कि द ग्लोबल साउथ स्ट्राइक्स बैक, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी और क्रिकेट में भी। तो मैं इन दोनों चीज़ों के बारे में आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और जो कम्युनिटी चैनल है उस पे भी जाया करें। मैं वहाँ पर वक्त अपना आइटिनरी, अपना स्केड्यूल, कोई जो पब्लिक लेक्चर्स होते हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन लगाते रहता हूँ। तो शुरू करते हैं क्रिकेट से। एक किस्म से एक नया रेवोल्यूशन आ रहा है वर्ल्ड कप के बाद। क्रिकेट में, वर्ल्ड कप में तो जो पुराना ऑर्डर था, ग्लोबल ऑर्डर क्रिकेट का, वो रीअफर्म हो गया। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो टॉप टीमें हैं वो फाइनल में आए, और ऑस्ट्रेलिया जो हिस्टोरिकली पिछले 40-50 साल से डोमिनेट कर रही है क्रिकेट में, वो फिर वर्ल्ड कप जीत गई, वो भी इंडिया में, अगेंस्ट ए वेरी स्ट्रॉन्ग इंडियन टीम। तो जहां तक के वर्ल्ड कप का फाइनल था, वहां तक तो ऐसा लग रहा था कि जो ग्लोबल ऑर्डर है क्रिकेट में वो मेंटेन हो रहा है। जो सुपर पावर्स है दे रिमेन ऑन टॉप, और जो मिडिल पावर्स और जो वीक पावर्स हैं वो अपनी जगह पे थे। थोड़ा बहुत सरप्राइजेस अफगानिस्तान ने दिया, कि थोड़ा बहुत ये कहने के लिए कि दिस इज ए मल्टीपोलर सिस्टम है ये क्रिकेट का। लेकिन उसके बाद से जो रिजल्ट्स आने लगे हैं, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। और पहला नजर हमको कि ग्लोबल ऑर्डर में थोड़ी तब्दीली आ रही है, वो इंडिया की और साउथ अफ्रीका की जो फ्रीडम सीरीज थी 2 टेस्ट की, उसमें झलकी नजर आई। जहां पहले टेस्ट में इंडिया जो है इनिंग्स से हार गए, और दूसरे टेस्ट उन्होंने जीत के सीरीज ड्रॉ किया, थैंक्स टू सिराज की शानदार बॉलिंग। जो सेकंड टेस्ट में एक बहुत ही कमजोर विकेट, शायद टेस्ट क्रिकेट के लायक नहीं थी, जो विकेट जिसपे इंडिया ने बहुत जल्दी ही, शायद 2 दिन के अंदर, वो मैच जीत गए। तो वहां से ऐसा लग रहा था कि जिस टीम को हम कमजोर समझते थे और जिस टीम को हम स्ट्रांग समझते थे, जो सीरीज का जो रिजल्ट था वो सरप्राइजिंग था टू सम एक्सटेंट। लेकिन इन बातों से कि अभी सारा का सारा वनडे पे फोकस था इंडिया की टीम का, प्लस इंडिया ने वहां पे कोई प्रिपरेटरी मैचेस आजकल वो खेलते नहीं हैं, तो उससे ऐसा लग रहा था कि देयर वर सम एक्सक्यूजेस टू एक्सप्लेन कि इंडिया ने वो सीरीज 2-0 क्यों नहीं जीती। लेकिन जो इस हफ्ते हुआ है, तो पहली चीज ये कि जो वेस्ट इंडीज की टीम ऑस्ट्रेलिया गई, उन्होंने 7 नए प्लेयर्स को ले गए जो अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले थे एट दिस लेवल। तो बास कमेंटेटर्स ये कह रहे थे कि शायद वेस्ट इंडीज को टेस्ट क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहिए, इतनी कमजोर उन्होंने टीम भेजी ऑस्ट्रेलिया को। और इट वाज लाइक एन इंसल्ट। काफी लोगों ने काफी बातें की वेस्ट इंडीज टीम के ताल्लुक से, क्योंकि जो उनके मेजर सुपरस्टार्स थे वो आजकल सिर्फ पैसे बनाने के लिए T20 में खेलते हैं, खुद अपनी कंट्री के लिए वो नहीं खेलते। एक किस्म से वेस्ट इंडीज में नेशनल प्राइड अपनी टीम में वो मर गई लगता। सो दे आर जस्ट चेजिंग डॉलर्स। तो इस तरह की कमेंट्रीज आ रही थी। लेकिन अब इस हफ्ते जिस तरह से डोमिनेट किया है ये सबसे कमजोर क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज की अमंग द मेजर टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज जो 7-8 हैं, और ऑस्ट्रेलिया को हरा के सीरीज ड्रॉ की ऑस्ट्रेलिया में। मतलब ये चीज उन्होंने की जो पाकिस्तान नहीं कर सका। इतना अच्छा खेल कर भी पूरे मैचेस वो हार गए वहां पर। बट वेस्ट इंडीज ने टेस्ट हरा दिया, और ऐसा नहीं कि कुछ सरप्राइज था, उन्होंने बैटिंग में भी डोमिनेट, बेहतर खेली ऑस्ट्रेलिया से, और बॉलिंग भी ऑस्ट्रेलिया से बेहतर की। और एंड दे प्रोड्यूस्ड ए न्यू हीरो, शमार जोसेफ, जो जिसका नाम है। बहुत ही, मतलब ही इज नॉट सुपर फास्ट बट लेकिन बहुत ही एक्साइटिंग फास्ट बॉलर है। और सो दे क्रिएटेड ए न्यू हीरो।
اور پھر اب انڈیا میں یہ بیس بال کھیل کر انگلینڈ نے جس طرح سے انڈیا کو پہلے ٹیسٹ میں ہرا دیا. اگر آپ انڈیا کے کامنٹیٹر سے پوچھ کی باتیں سنتے تھے فرسٹ ٹیسٹ شروع ہونے سے پہلے, تو ایسا لگ رہا تھا کہ دس از نو میچ. انڈیا ایسا بالکل ان کو 2-3 دن میں ریپ اپ کر کے ول سینڈ دیم ہوم. پہلا ٹیسٹ اتنا آسانی سے جیت جائیں گا, اسپننگ وکٹس 3 وکٹ, مطلب یہ پورا کا پورا میچ از بینگ ریگڈ ان دا فیور آف انڈیا. مجھے لگتا ہے کہ 500 رن بھی دے دیں پھکٹ کے انڈیا کو, اس طرح وہ سسٹم کو ریگ کر رہے ہیں تاکہ انڈیا کی ٹیم جیتے. اس کے باوجود وہ ہار گئی. ٹام ہارٹلی ایک نیا بولر جو پہلے بھی زیادہ کرکٹ نہیں کھیلی, اس نے بھی 7 وکٹ لی. جس طرح سے ویسٹ انڈیز نے آسٹریلیا کو ہرایا, اس طرح انگلینڈ نے انڈیا کو ہرا دیا 4 دن کے اندر. تو اٹ واز اے سرپرائز, مطلب انڈیا اپنے ہوم وکٹ پر اسپننگ اپنے اسٹرینتھ پر انگلینڈ سے ہار گئی. تو دس از کوائٹ شاکنگ. اور اب کچھ بھی کہہ لیں, اب بہانے کتنے بھی بنا لیں, دیر از سم کوشچن مارک اباؤٹ انڈین کرکٹ. پچھلے 2011 سے they have not won anything of importance سوائے ایشیا کپ کے. اور ہاں بائی لیٹرل سیریز پہلے جیتے تھے, وہ ایک ایٹ لیسٹ سیونگ گریس تھا کہ ملٹی لیٹرل سچویشنز میں ہار جاتے ہیں لیکن بائی لیٹرل ضرور جیتتی ہے انڈیا. یہ چوتھا ہی ٹیسٹ ہے جو انڈیا ہاری ہے پچھلے کئی سالوں میں ایٹ ہوم. تو انڈیا ایٹ ہوم از انوینسیبل. جس طرح سے انگلینڈ کو انگلینڈ میں مارنا کمال تھا دوسری ٹیموں کے لیے, خاص طور سے آسٹریلیا, ساؤتھ افریقہ اور ویسٹ انڈیز, اور انگلینڈ کے لیے انڈیا کو انڈیا میں مارنا ایک چیلنج تھا, لیکن اب اٹ سیمس کہ اٹ از ڈویبل. تو ایک قسم سے ایسا لگ رہا ہے کہ یا تو کرکٹ کا جو اسٹرکچر ہے اس میں تبدیلیاں آنے لگیں گی, دیر بی ری تھنکنگ کہ کس طرح کے وکٹس بنائے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے آئی سی سی شوڈ ٹیک اوور میکنگ وکٹس. یہ جو ہوم ایڈوانٹیج کی تلاش میں جو ٹیمیں, جس طرح سے ساؤتھ افریقہ کی جو سیکنڈ وکٹ تھی وہ اتنی بیکار تھی کہ اٹ واز ناٹ ورتھ پلئنگ. آپ 5 ڈے ٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں, اس کو 3 ڈے ٹیسٹ کر دیں. اور اس طرح کے وکٹیں اگر بنا رہے ہیں تو ایک قسم سے دیر از سم کائنڈ آف چرننگ گوئنگ آن کرکٹ ورلڈ میں. اور شاید اور اس طرح کے تھوڑے بہت خطرناک ریزلٹس جب آئیں گے تو اس کے بعد شاید ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ کچھ اسٹیبلائزنگ چینجز آئی سی سی شاید کرے, یا تو رولز میں یا پلینگ فارمیٹس وغیرہ میں. لیکن اس وقت اٹ از بیکم ویری انٹرسٹنگ. جو ٹیسٹ کرکٹ کے فینس ہیں جو ٹیسٹ کرکٹ کو آبزرو کر رہے ہیں, دے آر سینگ ایک قسم کا گلوبل ریبیلین. گلوبل ساؤتھ جو کرکٹ کی ہے, جو کمزور ٹیمیں ہیں اگینسٹ میجر پاورز, دے آر گیونگ اے ٹیریفک پرفارمنس اینڈ گڈ فار اٹ. اس سے دلچسپی بھی پیدا ہوتی ہے گیم میں اور سب لوگ دیکھنے لگتے ہیں. جو دوسری چیز ہے جس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے, وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا جو انٹرم ڈیسیشن آیا ہے. تو پہلی تو یہ بات جو, اور وہ ڈیسیشن ساؤتھ افریقہ نے جو کیس فائر کیا ہے اسرائیل کے خلاف کہ وہ غازہ میں جینوسائیڈ کر رہا ہے. جینوسائیڈ کے مطلب ہوتے ہیں کہ ساری قوم, پوری کمیونٹی کو ختم کر دینا, بیوی بچے عورتیں مرد, ان کی جو وہاں پہ سب کو جو مار ڈالنا. شاید ہندی میں نرسنہار کچھ اس طرح کہتے ہیں. تو اٹ از ون آف دا ورسٹ کرائمس. تاریخ میں بہت کم بار ہوا ہے یہ. جو سب سے بڑا مثال دی جاتی ہے وہ ہولوکاسٹ کی ہے, جب جرمنی میں نازی جرمنی نے تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کو مار ڈالا تھا, اس نیت سے اور اس مقصد سے, اس گول سے کہ سارے کو دنیا سے ختم کر دیں, ان کا نام و نشان مٹا دیں. تو اس کا ایکوزیشن ساؤتھ افریقہ نے بڑھ کے کیا تھا. یہ وائڈ اوپینین ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا. صرف 1-2 جگہ, خود اسرائیل میں کئی ایسے وائسز ہیں, اور اسرائیل کی ایک طبقہ ہے دیٹ بلیوز کہ اسرائیل کی گورنمنٹ ایک جینوسائیڈل جنگ لڑ رہی ہے غازہ میں. امریکہ میں بھی 50-50 پوزیشن ہے. ڈیموکریٹک پارٹی میں میجورٹی جو ڈیموکریٹک پارٹی میں کے ممبرز ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جینوسائیڈل وار ہے. یورپ میں بھی کئی جگہ, یہ صرف تھوڑی جگہ, مطلب تھوڑا سا طبقہ انڈیا میں, تھوڑا سا طبقہ اسرائیل اور تھوڑا سا امریکہ میں, ایسی چند جگہوں پہ ہیں جہاں پہ وہ کانسٹنٹلی ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ یہ جسٹیفائڈ جنگ ہے جو اکتوبر 7 پہ جو حماس نے کیا, اس کے جواب میں یہ کر رہے ہیں, حماس کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں. اور وہ جو لوگ مر رہے ہیں وہ اٹس اے سیڈ تھنگ, بٹ اٹ از کیا کر رہے ہیں, وہ بیچ میں آ گئے, پھنس گئے. سو اٹ از لائک دیٹ. لیکن ساؤتھ افریقہ نے جو کیس وہاں پہ فائل کیا, اس میں انہوں نے ایک
सेक्शन उनकी जो सबमिशन में था, उन्होंने कई स्टेटमेंट्स इजरायली लीडर्स के इंक्लूड किए, प्रेसिडेंट के, डिफेंस मिनिस्टर के वगैरह, जिसमें साफ नजर आता है कि वो पूरों को मारने की नीयत है, नॉट सिर्फ हमास को बल्कि पूरे फलस्तीनियों को। एथनिक क्लेंजिंग की भी बातचीत हो रही थी, उनको रिलोकेट करने की साइनाई में। तो इस तरह से वो केस चला है, और उसका जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जहाँ पे इसराइल ने जाकर अपने आप को डिफेंड किया, इसराइल का वहां जाना और अपने आप को वहां डिफेंड करना इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। इसराइल 1950 से शायद जेनोसाइड कन्वेंशन का वो मेंबर है, और आईसीजी के जो डिसीजन है वो इसराइल पे बाइंडिंग है, क्योंकि इट इज ए सिग्नेटरी टू इट, जिस तरह से साउथ अफ्रीका भी है। तो इनिशियली तो अमेरिका ने कहा था इस केस में कोई मेरिट नहीं है, लेकिन जो डिसीजन आए हैं इट इज डिवाइडेड। बाज लोग, अगर आप चाहें तो कह सकते हैं कि ये कोर्ट का डिसीजन इसराइल के फेवर में है, क्योंकि कोर्ट ने ये नहीं कहा कि सीज फायर अभी होना चाहिए। तो क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो स्टेटमेंट आया है, इट डज नॉट से कि इसराइल शुड सीज फायर नाउ। लोग कह रहे हैं कि दिस इज ए विक्ट्री फॉर इसराइल, लेकिन इसमें कई चीजें हैं कि ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ इसराइल ने ये भी चाहा था कि ये केस को यहीं खत्म कर दिया जाए, लेकिन ये केस को वहां खत्म नहीं किया जाए, क्योंकि द कोर्ट में जो जजेस थे, जिसमें एक इंडियन जज भी है, एक इजरायली जज भी है, इन सब ने मिलकर ये तय किया है कि दिस केस है इसराइल के खिलाफ, अब सबूत लाना चाहिए तो प्रूफ के जेनोसाइड हो रहा है, तो चांसेस है कि वहां पे जेनोसाइड हो रहा है। और फिर इसने कोर्ट ने कहा कि इसराइल को वो हर कदम उठाना चाहिए जिससे वो जो फलस्तीनी पब्लिक है, फलस्तीनी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, उसको परमानेंट हार्म नहीं होना चाहिए, और कोशिश करें कि वो जो जो जेनोसाइड कन्वेंशन के जो रिक्वायरमेंट्स वगैरह है, जिसका भी वो सिग्नेटरी है, उसके जो प्रोविजंस है उन सब का एहतियात करे, ताकि सिविलियंस की जान ना मारे जाए, बीवी बच्चे औरतें वगैरह ये सब इनकी हिफाजत करें और कोशिश करें। और ये भी कहा कि 1 महीने के बाद इसराइल विल रिपोर्ट टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कि उसने क्या मेजर्स लिए, और ये भी कहा कि एड को आने दे, रिलीफ को आने दे। तो इस तरह से एक चीज कह सकते हैं कि फलस्तीनियों के लिए साउथ अफ्रीका ने जो केस किया है उसके लिए एक विक्ट्री है। और आप ये भी कह सकते हैं कि जो इसराइल जिस चीज से डर रहा था वो इमीडिएटली नहीं हुआ, विच इज डिमांडिंग सीज फायर। और अगर वो सीज फायर डिमांड होता तो फिर वो सिक्योरिटी काउंसिल को जाता, सिक्योरिटी काउंसिल विल हैव टू इम्पोज इट, और फिर वहां अमेरिका फंस जाता, इट विल हैव टू यूज इट्स वीटो टू प्रोटेक्ट इसराइल। तो एटलीस्ट ये दो पॉसिबिलिटीज से इसराइल और अमेरिका बच गए, लेकिन इसके बहुत संगीन और लॉन्ग टर्म नताइज होंगे। मिसाल के तौर पे अब जो दूसरे जगहों पे जो केसेस फाइल हो रहे हैं, मिसाल के तौर पे अमेरिका में एक केस फाइल हुआ है जो बाइडेन के खिलाफ कि वो इसराइल की मदद जेनोसाइड में कर रहे हैं। अब वो केस को ऐसे ही फेंका नहीं जा सकता, रिजेक्ट नहीं कर सकता कि नहीं ये बात गलत है, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कंसिडर्स कि शायद हो रहा है वहाँ जेनोसाइड, दे वांट टू नो कि हो रहा है या नहीं, पूरी एविडेंस चाहिए उनको। और देखिए, जेनोसाइड प्रूफ करना में दो चीजें हैं, एक कि बहुत सारे सिविलियन, जिस तरह से 26,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं इसराइल में, और 70 से ज्यादा सिर्फ औरतें और बच्चे हैं। तो सिर्फ इतना नहीं है कि आपने मारा है, अगर समझे कि गलती से मैंने कोई बटन दबा दिया और सारे के सारे इंडियंस मर गए, तो इससे जेनोसाइड नहीं होता। इट बी ए ट्रेजेडी के तरह इतने लोग मर गए। लेकिन अगर मेरी नीयत ये थी, ये इंटेंशन था मेरा कि सबको मार डालूं और इसलिए मैंने ये बटन दबाया, तो जब वो जेनोसाइड होता है, यानी यू हैव टू प्रूव टू थिंग कि एक मैस स्केल पे एट्रोसिटीज, वायलेंस, किलिंग्स हुए हैं, और दूसरा पूरे, यू डोंट हैव टू किल ऑल, लेकिन एक लार्ज नंबर ऑफ लोगों को मारना और मैस किलिंग्स की प्रूफ एविडेंस चाहिए। और दूसरा कि नीयत ये है कि उस कौम को तबाह कर दे और खत्म कर दे। तो जो इंटेंशनैलिटी है वो भी प्रूफ करना है, और एक कि मैस एट्रोसिटीज हुए। अभी अब तो इसराइल ने 1% से ज्यादा फलस्तीनी जो गाजा में है उनको मार दिया है, और तकरीबन 2.2 मिलियन के करीब वहां पे लोग रहते हैं, और
तकरीबन 1.75 1.8 इंटरनली डिस्प्लेस हो गए हैं। तो इट इज़ ए मैस अट्रॉसिटी, तो कैटास्ट्रॉफिक कह सकते हैं। लेकिन इंटेंशनैलिटी प्रूव करने के लिए अब वो केस चलेगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, शायद 5-10 साल तक वो चलते रहेगा। लेकिन जो दूसरे केसेस है, अब यूरोप में भी शायद लोग फाइल करने लगेंगे, खासतौर से यूनाइटेड किंगडम के खिलाफ, और अमेरिका में तो केसेस ऑलरेडी फाइल हो रहे हैं। इनके लिए अब लीगल परेशानियां पेश जरूर आएंगी कि दे विल हैव टू डील विद देयर ओन लीगल सिस्टम्स। और इन दैट सेंस ये कह सकते हैं कि जो साउथ अफ्रीका ने एक स्टेप बढ़ाया है, मैं तो समझता हूं कि जो सबसे बड़ा मसला नॉर्थ साउथ का इस वक्त है वो इसराइल हमास की जंग है। और इस वक्त द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ साउथ अफ्रीका है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने फलस्तीन के फेवर में, साउथ उन्होंने उनको बचाने के लिए कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए। जो दूसरे ममालिक है अपने आप को मेजर पावर, राइजिंग पावर वगैरह कह रहे हैं, बस वो खामोश बैठ के तमाशा देख रहे हैं, ना इधर हेल्प कर रहे हैं ना उधर हेल्प कर रहे हैं। इंडिया के खुद जो जज वहां पे थे, इजराइल जज की तरह, उन्होंने भी इस इश्यूज के बारे में वोट किया है। तो ये कह सकते हैं कि दिस वीक की जो खबरें आई हैं वो ग्लोबल साउथ के लिए अच्छी हैं, कि जो ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बीच में जो बैलेंस ऑफ पावर था वो थोड़ा बहुत ग्लोबल साउथ के फेवर में आ गया है। क्योंकि अब इट इज़ वेरी क्लियर कि साउथ अफ्रीका ना सिर्फ इसराइल बल्कि अमेरिका और बरतानिया को चैलेंज कर रहा है इंटरनेशनल कोर्ट्स। और ये एक बात मैं बताऊं कि जो रूल बेस्ड ऑर्डर की बात अमेरिका करता है, अमेरिका की करंट फॉरेन पॉलिसी, मैं शर्मिंदा हूं। मैं खुद अमेरिकन हूं और हमारे प्रेसिडेंट, मैंने जो बाइडेन के लिए वोट डाला था, मैं रजिस्टर्ड डेमोक्रेट हूं। तो हमारा ही मुल्क, हमारी ही फॉरेन पॉलिसी, जो रूल बेस्ड ऑर्डर की हम इतनी हिमायत करते हैं, हम उसको कमजोर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर केस में। यही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जब इसराइल के खिलाफ, सॉरी, रशिया के खिलाफ जब जजमेंट दिया इसी तरह का, और सीरिया के खिलाफ, तो जब अमेरिका और बरतानिया ने उसे सपोर्ट किया था और कहा कि दिस इज ए बाइंडिंग डिसीजन। तो अब देखें कि क्या बयान आता है अमेरिका और यूके के बारे में। मैंने अभी तक तो नहीं देखा अगर कोई रेस्पॉन्सेस आए हैं उनके पास से, लेकिन जर्मनी ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है और कई मुल्कों के तरफ से सपोर्टिव स्टेटमेंट्स आए हैं इसके ताल्लुक से। सिर्फ एक जज, मेरे ख्याल से युगांडा की जज है वो, जिसने मतलब वेरी प्रो मतलब इसराइल, उसके इंटरप्रिटेशंस थे। हालांकि युगांडा की गवर्नमेंट हैज डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम दैट जज। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। इससे जंग नहीं रुकेगी, इससे जो फालस्तीनी मर रहे हैं वो शायद बचेंगे नहीं, लेकिन इन द लॉन्ग रन एक रूल बेस्ड ऑर्डर की जो कहिए कि सिस्टम है वो थोड़ा सा मजबूत हो गया है। और आईसीजे हैज सडनली बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आईसीजे इसराइल और अमेरिका के खिलाफ कोई कदम उठा सकता है, तो इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो यूजुअली अमेरिका के दबाव में होते हैं, उनकी अहमियत बढ़ गई है। एंड सो इट इज़ ए गुड डे फॉर रूल बेस्ड ऑर्डर। तो इन दोनों मसलों को के बारे में आप लोगों के ख्यालात तो आप प्रेजेंट करेंगे ही, और मैं आइंदा आपसे फिल हो सके तो आज मैं औरंगाबाद से रवाना हो जाऊंगा, तो फिर मैं आपसे आगे बात करूंगा। मेरा जो दिल्ली का टूर था बहुत ही अच्छा गया, इट वाज वंडरफुल। हालांकि दिल्ली में मैं सिर्फ 5 दिन था, बट आई हैड मेनी इवेंट्स वहां पर। मैं उसकी आपको समरी जरूर दूंगा। एंड आई एंजॉयड द इंटेलेक्चुअल जो वाइब्रेंसी है दिल्ली में, और जो एक्साइटेड लोग हैं वहाँ पर। इट वाज गुड टू मीट लॉट ऑफ पीपल, थिंक टैंक्स में भी, यूनिवर्सिटीज में भी, और प्राइवेटली भी मैंने वहाँ पे काफ़ी एम्बेसडर्स जनरल्स वगैरह से मुलाकात की। सो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग, मेरे लिए बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस था। आई हैव लर्नड लॉट्स ऑफ थिंग्स अबाउट इंडिया। इंडिया में जैसा पॉलिसी कैसे बनती है, व्हाट आर द न्यू वेज ऑफ थिंकिंग इन इंडिया, खासतौर से इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात को लेकर। सो इट वाज ए ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस मेरे लिए दिल्ली का टूर। हैदराबाद के टूर में थोड़ा बहुत नॉस्टैल्जिया और
دوستی وغیرہ تھی, بٹ یہاں پہ اٹ واز موسٹلی لائک اے بزنس وزٹ ٹو دہلی. میں نے صرف ایک نان کہیے کہ مطلب لیکچر ٹائپ چیز کی تھی, وہ نظام الدین کو گیا میں وہاں پر. اٹ واز آلسو ویری انٹرسٹنگ, کیونکہ وہاں پہ تیاریاں ہو رہی تھی میکرون کی وزٹ کے لیے, جو انڈیا آئے ہوئے تھے فار دا انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریشن. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میں نے کچھ سوچنے کا مواد دیا ہے. سو پلیز کانورسیشنس کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں, اور اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. انٹل نیکسٹ ٹائم, آپ کا ہوسٹ, آپ کا دوست مقتدر خان.